वेलकम टू रोन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से आपसे मुखातिब हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है बैटल ऑफ पलासी। और जो पहला ही प्रश्न है कि क्या यह एक बैटल था या एक कॉन्स्पिरेसी थी। अगर हम सही ढंग से तहकीकात करें तो ये बैटल से ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी लगती है। अगर मीर मदान और मोहनलाल ये जो दो सेनानायक थे जिनके पास छोटी सी टुकड़ियां थी, अंग्रेजों के खिलाफ या क्लाइव के खिलाफ लड़ने का काम इन दोनों लोगों ने ही किया। जो एक बड़ी सेना थी मीर जाफर की, वो तो बिल्कुल शांत रही और अंग्रेजों के पक्ष में रही। बहुत से जो जगत सेठ धन्नामल लोग थे वो भी अंग्रेजों के पक्ष में थे। तो अगर देखा जाए तो यह कोई बैटल नहीं था, बल्कि इसमें कॉन्स्पिरेसी का अंश ज्यादा था। ऑल्दो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है पलासी के बैटल का। इसने भारत में अंग्रेजों के विजय अभियान के राह को खोल दिया, या भारत पे जो शासन हुआ उसका दरवाजा अगर सही कहें तो पलासी से होकर गुजरता है। लेकिन इस युद्ध से पहले की जो परिस्थितियां थी उसको जानना आवश्यक। बंगाल में आखिर अंग्रेजों का ये जो फुटहोल्ड हुआ वो कैसे हुआ। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो बंगाल में गोडाउन बनता है वो 1651 में बनता है। शाह शुजा के आदेश पर या शाह शुजा की सहमति पर यह पहला गोडाउन बनता है। बाद में फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक ये पे करते थे, उसी के एवज में फ्री ट्रेड का अधिकार इनको मिल जाता है। अजीम शान अंग्रेजों को गोविंदपुर, सुल्तानाती और कालीकटा इन 3 जगहों की जमींदारी देता है और यही बाद में कलकत्ता के रूप में डेवलप होता है। 1717 में फारूक सियर भी मुक्त व्यापार का जो एक अधिकार है, फरमान है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का फुटहोल्ड वहां होता है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला वहां का शासक बनता है, वहां का नवाब बनता है। और उसी समय अंग्रेज जो है वो कलकत्ता में खास करके फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय या मराठों के आक्रमण के भय को सामने रख के फोर्ट विलियम जो बनाते हैं किला, उसकी घेराबंदी करते हैं और उसके परकोटे पर तोप लगा देते हैं। यह चीज सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आती है। सिराजुद्दौला जब इस बात से मना करता है तो इसके आज्ञा को नजरअंदाज किया जाता है। दूसरी समस्या यह थी कि सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज जो है वो घसीटी बेगम को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देते थे। यह भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। फिर बंगाल से के जो भगोड़े थे उनको अंग्रेजों ने शरण देना शुरू किया। जब इन सब चीजों पर ऐतराज सिराजुद्दौला किया और भगोड़ों को वापस करने की बात की तो अंग्रेजों ने टाल मटोल की नीति अपनाई, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने टाल मटोल की नीति अपनाई। सिराजुद्दौला के आदेश को नहीं मानना यह एक परिदृश्य रखता है कि नवाब जो है उसका उसी के शासन में या उसी के क्षेत्र में उसकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। नतीजा यह हुआ कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला हमला कर दिया, फोर्ट विलियम पर। 5 दिन की घेराबंदी के बाद फोर्ट विलियम सरेंडर किया और रॉबर्ट ड्रैक के नेतृत्व में
जो भी अंग्रेज थे वहां से भाग गए और फुल्टा नामक एक आइलैंड पर शरण लिए। तो शुरुआत जो है वो इस तरह से अनबन की शुरुआत हुई, या एक जो क्लैश है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, उसकी शुरुआत इस तरह से होती है। बाद में जब अंग्रेजों के भाग जाने की खबर मद्रास पहुंची, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो वहां फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। उसको रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल की तरफ कूच किया जाता है ताकि इस अपमान का बदला लिया जा सके, या यूं कहें कि नवाब सिराजुद्दौला को सबक सिखाया जा सके। इसी बीच एक दूसरी घटना का जिक्र हॉलवेल करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों पर नवाब के द्वारा हमला किया गया, तो उसी समय एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? एक कमरा था 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा। उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है 20 जून की रात को, और नेक्स्ट डे उसमें से सिर्फ 23 लोग बचते हैं और सारे लोग सफोकेशन से मारे जाते हैं। अंग्रेज इस घटना को सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हॉलवेल इस कहानी का रचयिता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए सिराजुद्दौला जिम्मेदार नहीं था, उसने ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया था, बल्कि लोकल जो पदाधिकारी थे वो जिम्मेदार थे। हाँ, सिराजुद्दौला की गलती ये थी कि उसने उन पदाधिकारियों को कोई सजा नहीं दी, या जो लोग बच गए उनके लिए कुछ राहत कार्य नहीं किया। तो ये एक घटना होती है जिसको अंग्रेज करीब करीब 5-6 साल तक इसका उपयोग करते हैं बंगाल के नवाब को बदनाम करने में। और जब रॉबर्ट क्लाइव आता है सेना लेकर बंगाल, तो पहले एक समझौता होता है उसका सिराजुद्दौला से, जिसको अलीनगर का समझौता कहते हैं। बेसिकली अलीनगर जो है वो कलकत्ता को ही सिराजुद्दौला के द्वारा एक नाम दिया गया था। इस समझौते के बाद जो फोर्ट विलियम था उस पर अंग्रेजों का अधिकार फिर से मान लिया जाता है, और पहले जो व्यापार की रियायतें थी वो सारे चीज दे दिए जाते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ ये था कि अब सिराजुद्दौला को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और रॉबर्ट क्लाइव ने यहीं पर अपनी एक चाल चली। मीर जाफर जो मुख्य सेनापति था उसको नवाब बनाने का प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। जो उस समय बहुत धनाढ्य साहूकार थे, जगत सेठ थे बंगाल के, राय दुर्लभ और अमीन चंद, इन दोनों को भी मिला लिया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि पलासी का जो बैटल है वो कोई बैटल नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्रों का अखाड़ा था, विभिन्न लोगों को मिलाकर, और एक तरह से सिराजुद्दौला को अलग थलग कर दिया गया था। 1757 में 23 जून को पलासी के पास अंग्रेजों की और बंगाल के नवाब की सेना एकत्रित। क्लाइव की सेना में 950 पैदल सैनिक थे, 100 तोपची थे, 50 नाविक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे। मतलब भारतीय सैनिक ही भारतीय सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरी तरफ नवाब की सेना में 50 सैनिक थे, फिर भी नवाब पराजित हो गया। और इसका मुख्य कारण यह था, जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, वो
युद्ध में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि वो अंग्रेजों की तरफ हो गया था। इवन सिराजुद्दौला को ये बात समझा देता है कि वो वापस चला जाए मुर्शिदाबाद, युद्ध क्षेत्र में रहने की जरूरत नहीं है। और जब वापस चला जाता है सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर सरेंडर कर देता है। सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल की एक छोटी टुकड़ी थी, वो लड़ रही थी। कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे, वो भी लड़ रहे थे। लेकिन जब मीर मदान और मोहनलाल पराजित हो जाते हैं, तो सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, वो सरेंडर कर देता है। यह भी कहा जाता है कि आम के बगीचा था, वहीं युद्ध हो रहा था, और पहली बार तो मीर मदान और मोहनलाल क्लाइव को छिपने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन उसी समय बारिश भी होने लगती है। नतीजा ये होता है कि जो तोप में चलाने के लिए गोले थे, वो नवाब के जो गोले थे वो भीग जाते हैं, वो फिर चलाने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन क्लाइव जो है वो बारिश के समय अपने तोप के गोले को ढक देता है, और जब बारिश खत्म होती है तो उसका उपयोग करता है, जिसका अंदाजा नवाब की सेना को नहीं था। नवाब की सेना को ये लग रहा था कि उनके भी जो गोले हैं वो खराब हो गए होंगे इस बारिश में। तो एक तरह से आग की बारिश क्लाइव की तरफ से होने लगती है। और इस प्रकार जो ये छोटा मोटा एक झड़प थी, इसको हम झड़प कह सकते हैं, ये झड़प थी, वो समाप्त होता है। मीर जाफर मुर्शिदाबाद जाता है और वहाँ से सिराजुद्दौला को पकड़ लेता है, और अंत में उसकी हत्या कर दी जाती है, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो ये षड्यंत्र है पलासी का, या पलासी की जो झड़प है, वो समाप्त होता है। इस पलासी की झड़प के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत ही फायदा होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना जिले की जमींदारी दे दी जाती है। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड निजी रूप से भेंट किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के लिए 50 लाख रुपया सिराजुद्दौला के द्वारा दिया जाता है। तो एक आर्थिक फायदा तो होता ही है। दूसरा, जो भी फ्रांसीसियों की बस्तियां थी या उसके पदाधिकारी थे या सैनिक थे, उनको हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। तो फ्रांसीसियों का जो एक राइवलरी थी अंग्रेजों से, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है इस बैटल के बाद। तीसरी बात यह है कि मीर जाफर एक तरह से अंग्रेजों की कठपुतली बन जाता है। इवन वो राय दुर्लभ को राजा रामनारायण को सजा देना चाह रहा था, तो वो सजा नहीं दे पाता है, क्योंकि अंग्रेज उनके पक्ष में थे, राय दुर्लभ के, राजनारायण के। इवन छोटे छोटे पदाधिकारी प्रमोशन के लिए अंग्रेजों पर आश्रित थे। अंग्रेजों की सहमति के बिना उनका प्रमोशन नहीं हो सकता था। तो पूरी तरह से मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों का, हम कहें तो, गुलाम बन गया, कठपुतली बन गया। इस बैटल के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की राइवल शक्ति थी, या डच हो या फ्रेंच हो, वो सारे समाप्त हो गए। उनका एक छत्र राज हो गया, और बंगाल जैसे अमीर प्रांत के मिलने के बाद जो आर्थिक फायदा हुआ अंग्रेजों को, उसका उन्होंने फायदा उठाया भारत के अन्य क्षेत्रों को जीतने में। इसलिए अगर कहा जाए कि पलासी की जो झड़प है, पलासी का जो बैटल है, वो भारत पर शासन करने का जो रास्ता था अंग्रेजों का, उस रास्ता को इसने खोल दिया। ऑल्दो ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, इसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ वो ज्यादा बड़ा था, और जिसमें कि अंग्रेजों की अपनी सैनिक शक्ति को साबित करने का मौका मिला। लेकिन पलासी के इस झड़प का बहुत ही महत्व है भारत के इतिहास में। यहीं से एक नए शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। उपनिवेशवाद का जो सही स्वरूप है उसकी शुरुआत होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको खुद देखें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें।
Thank you for watching me. See you again with a new video.